हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 से कुछ एमसीक्यूज़ हैं। और ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस कंप्लीट कराने के लिए वीडियो बनाई जा रही हैं, इसलिए इनको अंत तक देखना ना भूलें। हम पहले आपको 9 पढ़ाएंगे, क्षितिज पढ़ाएंगे, कृतिका पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमें उसमें मिले हुए हैं वो सब हमने आपके यहाँ वीडियो में रखे हुए हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर चलेंगे। एमसीक्यूज हमने बनाए हुए हैं, चूँकि डिमांड थी कि भाई सर थ्योरी में मज़ा नहीं आता, एमसीक्यूज पढ़ाइए, तो हमने ऐसा किया है कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज लिए हैं, यानी छोटा मोटा उसमें से जो भी हमको फैक्ट लेवल मिला है उनको हमने नोट डाल के इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए हम क्षितिज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कृतिका पर चलेंगे। कक्षा 9 एनसीईआरटी से है और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा कहानी का लेखक कौन है? तो दो बैलों की जो कहानी है, ये हीरा और मोती इसमें पात्र होते हैं। दो बैल हीरा और मोती नाम के, गया भी इसमें होता है। ठीक है, और झूरी इसका जो है वो मुख्य पात्र रहता है। तो चलते हम, और यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ए नंबर, अर्थात प्रेमचंद्र जी। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र जी। आगे बढ़ेंगे और इसके बाद है ल्हासा की ओर। एक आपने यात्रा वृतांत पढ़ा था, वर्ग 1 में यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है, यानी कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, कंपटीशन यहीं से होता है। ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो ल्हासा की ओर जो यात्रा वृतांत है ये वास्तविकता में राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो वृतांत है ये लिया गया है मेरी तिब्बत यात्रा से। कहाँ से? मेरी तिब्बत यात्रा से। लगभग मेरी तिब्बत यात्रा को 6 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन जी। इसके बाद वही प्रश्न जो अभी मैंने बताया है कि ल्हासा की ओर यात्रा किस यात्रा वृतांत में संकलित है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। यहाँ पर मेरी लगाना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मेरी तिब्बत यात्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है, अच्छा ये जो यात्राएं लिखी हैं ये भी राहुल सांकृत्यायन जी की यात्राएं हैं, पूरी की पूरी। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, दिमागी गुलामी। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र, कृतियां किसकी हैं? तो यहाँ पर मैंने उनकी जो और कृतियां हैं उनको भी ले लिया है, और इसका भी सही आंसर आप लोग चूंकि समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक निबंध लिखा है 9वीं के सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में चलता है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस निबंध के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे हमारे श्यामाचरण दुबे। क्या हो जाएंगे? श्यामाचरण दुबे। और उपभोक्ता की संस्कृति में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बस यही कहा गया है कि जो प्रोडक्ट पर हम लोग विज्ञापन देख करके सारी चीज़ें खरीदते हैं, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति आ रही है वो हमारे जीवन को एकदम से बदल रही है। आपने देखा होगा कि कितने अच्छे अच्छे विज्ञापन देते हैं कि ये वही कॉलगेट है, ये कॉलगेट जो है इसमें नमक है, कहीं जड़ी बूटियों से बना है, तो कोई मतलब विभिन्न प्रकार के कॉलगेट उनको हम यूज कर रहे हैं। अब कॉलगेट लेंगे तो उसके लिए हमको ब्रश भी चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबल ब्रश है ना, ओरल बी, इन सभी के प्रचार भी हमारे आते हैं और ये हमें बहुत प्रभावित करते हैं। और हम अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं? एकदम से छोड़ते जा रहे हैं, और इनमें मतलब उतनी गुणवत्ता ना होने के बावजूद भी इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहीं से हम आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, श्यामाचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के किस भाग में हुआ था? तो यहाँ पर श्यामाचरण दुबे जी का जो जन्म है वो देखिए कहाँ हुआ था? तो वो बुंदेलखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य के किस भाग में हुआ था? तो बुंदेलखंड में हुआ था। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है हमारा,
वो है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा। ये जो कृतियाँ किसकी हैं, तो आप लोग अभी तक गैस कर चुके होंगे कि ये कृतियाँ किसकी हैं। तो ध्यान रखना, ये जो कृतियाँ हैं वो है श्यामाचरण दुबे जी की। किसकी हैं? श्यामाचरण दुबे जी की। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा। ठीक है, किसकी हैं ये? श्यामाचरण दुबे जी की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आया है कि सांवले सपनों की याद, संस्मरण के लेखक कौन है? ये लगभग 5वां पार्ट है, चौथा या 5वां पार्ट है। तो सांवले सपनों की याद, संस्मरण के लेखक आपको बताना है। तो सांवले सपनों की याद में आप गैस कर सकते हैं प्रेमचंद्र जी, सांकृत्यायन जी, जाबिर हुसैन या फिर श्यामाचरण दुबे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाबिर हुसैन। क्या हो जाएगा? जाबिर हुसैन। तो बस इतना ध्यान रखना। देखिए सपने हम देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? हुस्न के, है ना। तो बस सांवले सपनों की याद कब आती है? जब कोई हुस्न हमें क्या हो जाता है? दिख जाता है। तो जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी इत्यादि कृतियां किसकी हैं? एक बार हम फिर पढ़ रहे हैं। जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी इत्यादि कृतियां किसकी हैं? तो ध्यान रखना ये सभी कृतियां भी जाबिर हुसैन जी की हैं। किसकी हैं? जाबिर हुसैन जी की। अब एक पाठ उसमें दिया है तो उसके बाद जो जीवन परिचय मिलता है वहां से मैंने इन सभी कृतियों को संकलित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉल ऑफ ए स्पैरो आत्मकथा के लेखक कौन है? जो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी भी माने जाते हैं। ठीक है, तो फॉल ऑफ स्पैरो एक आत्मकथा है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी के द्वारा लिखी गई थी और वो हैं सालिम अली। कौन है भाई? सालिम अली जी हैं। ठीक है, तो यहां पर 10वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद के फटे जूते के निबंध के लेखक आपको बताना है। तो ध्यान रखना ये एक व्यंग्यकार हैं और वो व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई। जब भी आपसे व्यंग्यकार पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंग्यकार हैं और ऑप्शन में आपको हरिशंकर परसाई दिख जाए, आपको बिना देखे हरिशंकर परसाई लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध के लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ उनकी कृतियां हमने और यहाँ पर संकलित की हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में फिर वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। ये जो सभी कृतियां हैं ये हरिशंकर परसाई जी की हैं। किसकी हैं? हरिशंकर परसाई जी की हैं। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार पढ़ लेना, आराम से ये आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए सूचना आपको दे दूं। मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी की जो पीडीएफ हैं वो आपको मात्र 50 रुपये में मिल रही हैं। ठीक है, और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 70 67 60 62 61। 50 रुपये का मतलब ये है कि आपको पूरी 6वीं से लेकर के और 12वीं तक एनसीईआरटी की टोटल 50 रुपये में पीडीएफ दी जाएगी। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे गूगल या फ़ोनपे पर आप पे कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको तुरंत ये मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है हिंदू पंच पत्रिका का प्रकाशन जो कि 1926 में कोलकाता से हुआ है, उसके संपादक कौन थे? हिंदू पंच पत्रिका का प्रकाशन तथा संपादक कौन थे आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1926, और ये कोलकाता से निकलती थी। लेकिन इसके जो संपादक हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना जो हिंदू पंच पत्रिका है ये ईश्वरी दत्त जी के द्वारा निकाली जाती थी। किसके द्वारा निकाली जाती थी? ईश्वरी दत्त जी के द्वारा निकाली जाती थी। ठीक है,
और ऐसे भी ध्यान रखना, हिंदू, हिंदू से कौन हो जाएगा, ईश्वर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदू के कौन है, ईश्वर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि वसुधा नामक पत्रिका को जबलपुर से कौन निकालता था। अब ये जो फैक्ट हैं बेटा, ये सबसे लास्ट में उसमें दिए हुए हैं, हर पार्ट के एंड में दिए हुए हैं, है ना, एनसीईआरटी में। तो बताना है वसुधा नामक पत्रिका को जबलपुर से कौन निकालता था। तो ये निकालते थे हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, वसुधा नामक पत्रिका को जबलपुर से कौन निकालता था, तो हरिशंकर परसाई जी निकालते थे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे बचपन के दिन, ये किसकी कृति है, महादेवी वर्मा जी की, चपला देवी की, मोहन राकेश की या राजेश जोशी की। तो ये हमें आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 15 का आंसर आपसे कमेंट में चाहिए हमें। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बता तो दिए ही है मैंने लिख करके। इसके बाद है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा संग्रह किसके हैं। तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा जो संग्रह हैं ये किसके हैं, तो ये भी महादेवी वर्मा जी के हैं। किसके हैं, महादेवी वर्मा जी के संग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और महादेवी वर्मा से संबंधित एक फैक्ट पढ़ लेते हैं हम कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था महादेवी वर्मा जी का जन्म, तो 1907 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा थी, महादेवी वर्मा प्रयोगवादी थी, प्रगतिवादी थी, छायावादी या नई कविता युग से थी। तो आपको बताना है यहाँ 17वें का आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो महादेवी वर्मा थी ये छायावादी कवयित्री थी। कौन सी, छायावादी कवयित्री थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्त्री दर्पण 1909 से 1924 तक इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया। यानी स्त्री दर्पण का प्रकाशन होता था 1909 से 1924 तक, किस लेखक ने इसका प्रकाशन किया हुआ है इलाहाबाद से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रामेश्वरी नेहरू। किसने किया है, रामेश्वरी नेहरू जी ने किया है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है एक कुत्ता और मैना निबंध के लेखक कौन है। एक कुत्ता और मैना निबंध के लेखक कौन हैं, ईश्वरी दत्त हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, महावीर प्रसाद जी हैं और हजारी प्रसाद जी हैं। एक निबंध की बात की जा रही है, एक कुत्ता और मैना। तो ध्यान रखना ये जो एक कुत्ता और मैना ये लिखा गया है, ये लिखा गया है हजारी प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में गांव आरत, कौन सा, गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये जो ग्रंथ लिखे हैं ये किसने लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखना ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। कौन कौन से, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीड़ पराई जाने रे। ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखिए कुछ पंक्तियां मिली हैं हमें पद्य काव्य से, हमने उनको भी रखा है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीड़ पराई जाने रे, ये पंक्ति जो है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं नरसिंह मेहता जी के द्वारा। किसके द्वारा, नरसिंह मेहता जी के द्वारा। और नरसिंह मेहता जी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि नरसिंह मेहता 1414 में इनका जन्म हुआ था तथा 1478 में इनका निधन हो गया था। और ये गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि थे। कहाँ के प्रसिद्ध संत कवि थे,
तो गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि थे, ये भी प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना ये हमारे कबीर जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कबीर जी के। तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ये भी ध्यान रखना कबीरदास जी की है। ठीक है, अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, तो ये जो पंक्ति है ये भी कबीरदास जी की ही पंक्ति है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी से सम्मिलित पंक्ति हैं उनको भी मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है ये चारों आपको एक साथ पढ़ना है, तो एक साथ मैंने इनका प्रश्न बना दिया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और ये आप लोगों ने पखा पखी के कारणे ये वीडियो में कई जगह आपने देखा होगा। तो बेटा ये सब चीज़ें जो हैं एनसीईआरटी का 6 से 12 पढ़ लेते हो, उसमें सब कुछ रखा हुआ है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। दूसरा है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। इसके बाद है काबा फ्री काशी भया राम ही भया रहीम, और ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचन ऊंच ना होई, जे करनी ऊंच ना होई, मतलब ऊंचे कुल का जन्म, ऊंचे कुल में जन्म हुआ है लेकिन करनी ऊंची नहीं है। ठीक है, तो ये जो चारों पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं तो ये भी कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, यानी कि यहाँ पर आपने जितनी भी ये पंक्तियां पढ़ी हैं ये सब कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। आपने केवल एक पंक्ति यहाँ पर पढ़ी है, उसको हम दोबारा पढ़ा देते हैं। वैष्णव जंतु तेने कहिए ये पीड़ पराई जाने रे, ये बस लिखिए किसकी? नरसी मेहता जी की है। ठीक है, किसकी है? नरसी मेहता जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे नरसी मेहता जी, संत कवि थे। और आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये जो पंक्ति है तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। और प्रश्न एक बार आप फिर पढ़ लीजिए। प्रश्न है आपका कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये भी किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की ही पंक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पंक्ति को भी बड़े उससे पढ़ा होगा आपने चाव से। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और इसके भी कौन है? तो इसके भी कबीरदास जी ही हो जाएंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है, कौन हो जाएंगे? कबीर जी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पंक्ति और हमें यहाँ पर मिली है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव। इस प्रकार की ये पंक्तियां थीं। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये ध्यान रखना ये ललद्दक के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा? ललद्यद किसके द्वारा? ललद्यद के द्वारा लिखी गई हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ललद्यद कौन थे। तो ये थे कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री थी। ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, 1320 की जन्मी हुई हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इनके जो पद होते थे उनको हम जानते थे किस नाम से? तो वाक नाम से जानते थे। इनका जो काव्य शैली था, इनके जो पद होते थे, तो हमने जैसे पढ़ा है ना रहीम के पद। ठीक है, तो लेकिन इनका क्या होता था? ललद्यद का वाक नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो अभी लिखी हुई थी ये वाक की पंक्ति लिखी हुई थी यहाँ पर 31वें में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने फिर से 3 पंक्तियां ली हुई हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुर को तजदारों, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल करे पहरोगी, काननी दे अंगूरी रहबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है। तो ये 3 पंक्तियां अलग अलग पद की हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो तीनों पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं कबीर जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, रसखान के या फिर रहीम जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तीनों पंक्तियां हैं ये रसखान जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब रसखान जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। आपका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, ध्यान रखना। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद
इब्राहिम था। वास्तविकता में रामचरितमानस सबसे पहले तुलसीदास जी ने इन्हें ही सुनाई थी। इसके बाद है सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, ये इनकी प्रमुख कृतियां भी हैं। कौन कौन सी? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है हमारा, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता, तो ये लगभग मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि वर्ग 1 में बड़ी अंधाधुंध पढ़ाई कर करके कैदी और कोकिला सीखा है बच्चों ने। लेकिन कैदी और कोकिला से ये प्रश्न ना आकर के ये प्रश्न आया हुआ था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी थे ये किस जेल में थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसके बाद है एक भारतीय आत्मा किस लेखक को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा, तो ध्यान रखना, एक भारतीय आत्मा भी माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा। याद रखना, कभी कभी उपनाम या ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपके पास एक बढ़िया सा प्रश्न आया है पत्रिकाओं से संबंधित, तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया? कौन कौन सी? एक बार दोबारा पढ़ लेना बेटा। प्रभा, कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये भी ध्यान रखना, ये पत्रिकाओं का संपादन या प्रकाशन माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ। कब हुआ माखनलाल जी का जन्म? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ। और मुख्य तथ्य ये है कि 16 वर्ष की आयु में ये शिक्षक बन गए थे। 16 वर्ष की आयु से ही इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। ठीक है, किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इसके बाद और पढ़ेंगे हम कि हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी और वेणुलोक गूंजे धरा, ये किसकी कृतियां हैं? हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी और वेणुलोक गूंजे धरा, ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो ये भी बेटा ध्यान रखना, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृतियां हैं। किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामश्री कविता के रचयिता कौन है? तो ग्रामश्री भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है ग्राम की प्रकृति का। तो यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी। ग्रामश्री कविता किसने लिखी है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है, इसका विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंत जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी के। तो पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। कब हुआ पंत जी का जन्म? सन 1900 में। कहाँ? उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में। ठीक है, एक वीडियो हम ऐसी भी लाएंगे जिसमें कम से कम 200 कवियों के जन्म स्थान उसमें दिए जाएंगे, विकल्प होंगे जन्म स्थानों से कि किसका जन्म स्थान कौन सा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे हैं जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि ये कौन से कवि हैं? तो ये छायावादी कवि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न है 40वां। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा आदि कृतियां किसकी हैं? तो चिदम्बरा से आपने शायद अभी तक पता लगा ही लिया होगा कि ये कृतियां किसकी हैं। तो ध्यान रखना, ये सब की सब कृतियां जो हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। किसकी कृतियां हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की कृतियां हैं। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रगहना से लौटती बेर ये कविता जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आगे, जैसे इनकी अन्य कृतियां भी हैं और अन्य कृतियों में कौन कौन सी है, जैसे नींद के बादल हैं,
युग की गंगा, आग का आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। ये जो पूरी की पूरी काव्य कृतियां हैं ये केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की कृतियां हैं। और साथ ही साथ हम इनसे जुड़े कुछ और भी तथ्य पढ़ लेते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 को हुआ था। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये है कि यह प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, कौन सी धारा के? तो प्रगतिवादी धारा के ये कवि हैं। इससे पहले सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ा था, जो कि कहाँ से थे? छायावादी से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है मेघ आए कविता के रचयिता कौन है? मेघ आए कविता के रचयिता आपको बताना है। तो ये भी आप लोगों ने भली भांति पढ़ा हुआ होगा। और मेघ आए जो कविता है ये प्रिय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके आगे इनका जो उपनाम है वो सक्सेना आता है, ध्यान रखना। तो मेघ आए कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद है इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो दिनमान पत्रिका के उपसंपादक तथा पराग पत्रिका के संपादक के रूप में किसने कार्य किया है? तो यहां पर भी आपका सेम आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, दिनमान पत्रिका और पराग पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो कौन से रहे हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि काठ की घंटियां, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम लोग। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो भली भांति हम जिनको पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को पढ़ रहे हैं अभी हम। तो ये कृतियां भी किसकी हो जाएंगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हो जाएंगी। और इनका जन्म हम देख लेते हैं। तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में 1927 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है आपका यमराज की दिशा कविता। तो यमराज की दिशा कविता जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना, यमराज की दिशा। तो यमराज की दिशा अगर आपको पलटनी है तो ताला लगा देना है घर पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आज हम मर जाएंगे तो घर पे से ताला लगा के चले जाओ, यमराज आएंगे वो देख ही नहीं पाएंगे। तो यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखी गई है। और थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अन्य जो कृतियां हैं इनकी वो हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि जो कृतियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जो लिखी गई हैं चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपको देखिए हड्डियों में छिपा आपको ज्वर है। ठीक है, यमराज आ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, यमराज आ रहे हैं। तो हड्डियों में आपको ज्वर है, इस वजह से यमराज आ रहे हैं। ठीक है, तो यमराज की दिशा को भटकाना है। तो दीवारों पर खून से आपको छींटे डाल देना है। और ये जो आप कर रहे हो ये देख करके लकड़बग्गा हंसेगा। इसके बाद भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी। अब पत्थर रोशनी इतनी कब होगी? जब यमराज आएंगे। उजाड़ में संग्रहालय, ये जो कृतियां हैं ये चंद्रकांत देवताले जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और आपके पास अगला क्वेश्चन है कि गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में 1936 में जन्मे कवि कौन हैं? रसखान जी हैं, ललद्यद हैं, देवताले जी हैं या कबीर जी हैं? तो ध्यान रखना ये चंद्रकांत देवताले जी हो जाएंगे। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रकांत देवताले हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चंद्रकांत देवताले जी साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रकांत देवताले जी कौन सी कविता में आते हैं? तो साठोत्तरी हिंदी कविता में आते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन हैं? तो यहाँ पर मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ,
राजेश जोशी जी हैं। और इन्होंने वास्तविकता में कुछ बच्चे काम पर जा रहे थे कोहरे में, तो उनके ऊपर ये लेख लिखा हुआ है, ये कविता लिखी हुई है। तो यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे? राजेश जोशी जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे राजेश जोशी जी के बारे में। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, काव्य संग्रह जो हैं वो किसके हैं? तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, और दो पंक्तियों के बीच, ये जो काव्य संग्रह हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये राजेश जोशी जी के द्वारा लिखे गए हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले ही। चलिए अब राजेश जोशी जी के बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, और पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। भर्तहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी, एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद, पतलून पहिना बादल, दो अनुवाद मिले हैं। ठीक है, भूमि का कल्पतरु यह भी और मायकोवस्की की जो कविता थी उसका इन्होंने अनुवाद किया है किसमें? पतलून पहिना बादल नाम से। किसने किया? तो ये भी किया गया है किसके द्वारा? राजेश जोशी जी के द्वारा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना आप लोग, थोड़ा सा एक बार दोबारा पढ़ लिया करो जो क्वेश्चन समझ में ना आए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और कुछ कथन भी हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, तो इन कथन को भी हम पढ़ लेंगे। और सबसे पहला कथन है, अब ये कथन देखिए, ये सब कुछ एनसीईआरटी में है। ठीक है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये निराला जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कथन है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। यहाँ पर आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र जी का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ पर जो है बी नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 4 कथन मिले हुए थे मुझे, तो तीसरा कथन है आपका कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी भी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये जो कथन है निराला जी का है या शुक्ल जी का है या प्रेमचंद्र जी का है या रैल्फ फॉक्स जी का है? तो ये जो कथन है इस कथन पर विशेष ध्यान रखना, ये प्रेमचंद्र जी का कथन है, और यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक कथन और आपके लिए बचा हुआ है अभी, बाकी प्रश्नों की श्रृंखला तो अभी काफ़ी है। और अगला कथन है कि अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उनकी सही नाम से पुकारने की कला है। अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। ये जो कथन है ये रैल्फ फॉक्स जी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लें, अच्छा गद्य लिखने की कला, यदि चीज़ों को आप उनके सही नाम से पुकारते हो ना, तो समझ लेना कि आप में गद्य लिखने की कला मौजूद है। तो यहाँ 55 का आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर रैल्फ फॉक्स आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब ये कृतिका कक्षा 9 के प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इस जल प्रलय में ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक। देखिए इस जल प्रलय में ये भी एक रिपोर्ताज का ही नाम है, जो कहाँ से लिया गया है? ऋण जल धन जल रिपोर्ताज से लिया गया है। और ये जो ऋण जल धन जल जो रिपोर्ताज है ये आपको बताना है कि ये किस लेखक जी का है। तो ध्यान रखना, ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। किसका है? ऋण जल धन जल किसके द्वारा लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ आपका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला है, मेरे संग की औरतें संस्मरणात्मक गद्य के लेखक कौन हैं? अभी इन लोगों के बारे में हम और डिटेल देने वाले हैं आपको। तो मेरे संग की औरतें संस्मरणात्मक गद्य के लेखक आपको बताना है। क्या रेणु जी हैं, क्या मृदुला गर्ग जी हैं, जगदीश चंद्र जी हैं, या विद्यासागर जी हैं? तो यहाँ पर 57 का जो है वो हो जाएगा आपका मृदुला गर्ग जी। ठीक है, मेरे संग की औरतें, अब किसके संग की औरतें? तो कोई लड़की ही होगी, तो लड़की यहाँ पर मृदुला गर्ग जी हैं। तो
यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक आपको बताने हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी है, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा पढ़ लिया करो किस विधा में लिखा गया है ना, हमने सभी में विधाएं भी जोड़ी हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, जगदीश चंद्र जी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इतना ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी कौन है, हमारे भगवान है जगदीश चंद्र जी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। माटी वाली कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, माटी वाली कहानी के लेखक कौन है, तो ये भी कौन है बेटा, तो इनका भी सही आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। कौन हो जाएंगे, विद्यासागर नौटियाल। अगर आपके पास विद्या का सागर नहीं है तो आप ये समझना माटी वाले हैं। कैसे हैं, माटी वाले, यानी मिट्टी में काम करते रहते हैं और विद्या का सागर आपके पास नहीं है। ठीक है, ये किसी पर हम व्यंग नहीं कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो 59 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। ये पूरा का पूरा रचना का नाम है, ये कृति का नाम है। ठीक है, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ललित गद्य है ये और इसके लेखक आपको बताने हैं। तो ध्यान रखना, ये भी आपके जाने पहचाने शमशेर बहादुर जी का ललित गद्य है ये। ठीक है, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये ललित गद्य लिखा गया है शमशेर बहादुर जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, शमशेर बहादुर जी के द्वारा। अब हम थोड़ा सा ये जो हमने अभी 4-5 कृतिका की रचनाएं पढ़ी हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मेला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का पहला उपन्यास है, ध्यान रखना। मेला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ये उपन्यास हैं। फिर इसके बाद ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, ये इनकी रिपोर्टाज हैं। किसके रिपोर्टाज हैं ये सभी, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के रिपोर्टाज हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था वर्ग 1 सुबह की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में था। मेला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था इसमें पहला उपन्यास कौन सा है रेणु जी का, तो वहां पर आंसर क्या था, मेला आंचल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आंचलिक कथाकार, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आंचलिक कथाकार, अब ये कैसे थे, आंचलिक कथाकार थे, इस बात का भी ध्यान रखना। कौन, फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो आंचलिक कथाकार रेणु जी का जन्म गांव ओराही हिंगना, या आप कह सकते हो जिला पूर्णिया, बिहार में सन 1921 में हुआ था। या तो ये आप, या फिर ये अधिकतर मिलता है, जिला पूर्णिया बिहार, ये अधिकतर पूछा जाता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा और कठगुलाब, ये जो कृतियां हैं ये उपन्यास हैं। किसके उपन्यास हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ये मृदुला गर्ग जी के उपन्यास हैं। ठीक है, इसके बाद संगति विसंगति, ये 2 खंडों में इन्होंने संपूर्ण कहानियां लिखी हैं। इसके बाद रंग ढंग, चूकते नहीं सवाल, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह हैं इनके 2, रंग ढंग और चुकते नहीं सवाल, किसके हैं, मृदुला गर्ग जी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो कृतियां दी हैं ये किसकी हैं, मृदुला गर्ग जी की हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मृदुला गर्ग जी के बारे में। तो समकालीन हिंदी कथा साहित्यकार मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। कब हुआ, 1938 में। ये कौन सी कवियत्री थी, तो ध्यान रखना समकालीन हिंदी। ठीक है, कौन, समकालीन हिंदी, ये समकालीन कवियत्री थी, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये जो कृतियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। एक बार मैं फिर कृतियों को दोहरा देता हूं। कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने कृतियां किसकी हैं, रेणु जी की हैं, जगदीश चंद्र जी की हैं, मृदुला गर्ग जी की हैं या विद्यासागर जी की हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीश चंद्र जी की हैं। किसकी हैं, जगदीश चंद्र जी की हैं। और इनका जन्म जो है, तो जन्म हुआ है खुर्जा गांव, उत्तर प्रदेश, 1917 में जन्म हुआ है। ठीक है, जन्म कब हुआ है, तो 1917 में इनका जन्म हुआ है। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। किस गांव में, तो खुर्जा गांव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद है टिहरी की कहानियां, सच्ची डोर, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है,
झुंड से बिछुड़ा, मोहन गाता जाएगा। ये जो कृतियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ध्यान रखना, ये जो कृतियां हैं ये विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी गई हैं। अभी हमने देखा भी था कि हिंदी में कैसे आया, ये जगदीश चंद्र की थी। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टिहरी की कहानियाँ, सच्ची डोर, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा, मोहन गाता जाएगा। ये विद्यासागर नौटियाल जी की कृतियां हैं। ठीक है, अब विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये जो कथाकार थे ये समसामयिक थे। ठीक है, तो समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर जी का जन्म माली देवल गांव, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में 1933 में हुआ। ठीक है, ऐसे अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो आप टेंशन मत करो, अभी पढ़ते चलो। आप लोगों के लिए मैं इसकी भी बढ़िया PDF लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आपको केवल कवियों की और लेखकों के स्थान वगैरह बस देखने हैं, जन्म और स्थान। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही वो वीडियो आप देख लेंगे एक दो बार, तो ऑटोमेटिक आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसके बाद दोआब, प्लाट का मोर्चा, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं ये भी भली भांति आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ये कृतियां जो हैं ये किसकी हैं? तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी की कृतियां हैं। किसकी हैं? शमशेर बहादुर जी की कृतियां हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, जो शमशेर बहादुर जी थे ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि थे। कौन से? स्वतंत्रोत्तर। ठीक है, कौन? शमशेर बहादुर। इनका जो जन्म है वो देहरादून में हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, और अब आगे जाकर के आपको थोड़ी सी हम न्यूज़ दे दें, बाकी अभी थोड़ी सी और क्लास चलेगी। कक्षा 9 ये हम स्पर्श पे काम कर रहे हैं, अभी उसका हमने एक ही क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, केवल उसका एक ही प्रश्न बना हुआ है। और पुस्तक का नाम क्या है? कक्षा 9 में एक स्पर्श चलती है। ठीक है, ये भी NCERT की ही बुक है। और हम चाह रहे हैं कि NCERT 6वीं से लेकर 12वीं तक कम से कम 25 पुस्तकें चलती हैं, सभी का सारा आपको दें, चाहे वो अपने राज्य में चलें या ना चलें। हिंदी साहित्य तो क्या है बेटा? साहित्य है। ठीक है, तो इसमें अभी काम चल रहा है, तो ये इसकी भी वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द ही। और अभी हम आपको बता दें कि हमने केवल इसमें से आपको 9वां पढ़ाया है, यानी 9th की बुक को पढ़ाया है। बाकी कक्षा 6वीं MP बोर्ड के भी यहाँ पर हमारे पास प्रश्न उपलब्ध हैं इस PDF में। और साथ ही साथ यदि हम आगे बढ़ें तो और किसके MCQs मिल जाएंगे? कक्षा 6वीं वसंत NCERT है ये। ठीक है, इसके भी आपको प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं, अभी चूंकि हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं। इसके बाद कक्षा 7 है, ये भी आपको प्रश्न इस PDF में मिलने वाले हैं। और सभी को मैं बस यही सूचना देता हूँ कि ये यदि PDF आपको चाहिए है, MCQs लेवल रहेगा और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों से इसको संकलित किया जा रहा है। और ये मात्र आपको 50 रुपये में मिल रही है। अब कुछ लोग सोचेंगे 50 रुपये में केवल सर एक PDF, नहीं, आप यदि 50 रुपये पे करते हो तो आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक, जब तक मैं ये कंटेंट बनाता रहूँगा, सारी PDF आपके पास फ्री पहुँचेंगी। ठीक है, और नंबर जो हमारा है वो है 70 67 60 62 61। आप गूगल पे करें, फ़ोन पे करें, किसी भी तरीके से हमें कर करके मैसेज भेज दें, स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट का, आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। और यही PDF नहीं, पूरा का पूरा 6वीं से 12 तक का मटेरियल मिलेगा। मैं इस पे काम करने के लिए देखिए बैठ गया हूँ। तो 6वीं से लेकर के हमारा 9वीं क्षितिज और कृतिका तक हो गया है। आज काम चलेगा उसका स्पर्श पर। ठीक है, स्पर्श बुक पर चलेगा। इसके बाद संचयन होगी, फिर 10th में हम पहुँचेंगे। तो चलते हैं, आज अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सदा सुखी रहें सभी।